मेरे प्यारे बच्चों, टुडे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फिजिक्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10 बोर्ड पास कर चुके हैं और अभी 11th में गए हैं, जो बच्चे जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स 16 मंथ का स्टार्ट किया जा रहा है। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, साइंस क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साइंस का एक पार्ट आपका फिजिक्स है उसका फिर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि साइंस होता क्या है। हाँ, देखिए साइंस क्या है। तो साइंस वर्ड जो है वो लैटिन के साइंसिया वर्ड से डेवलप हुआ है और साइंसिया वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। The word science has been derived from Latin word scientia, which means knowledge. साइंसिया वर्ड का मीनिंग क्या है? नॉलेज। क्या हम एवरी नॉलेज को साइंस कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो साइंस है क्या? जो आप सराउंडिंग में देखते हैं, जो कुछ भी आप सराउंडिंग में देख रहे हैं, उसके बारे में जो आप स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो हमारा साइंस है। मतलब जैसे न्यूटन आप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और देखा कि ऊपर से फल नीचे गिर रहा है, तो उसके बारे में उस ऑब्जर्व किया कि फल क्यों गिर रहा है। कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस फ्रूट्स को ऊपर से नीचे को खींच रहा है, तब तो नीचे गिर रहा है, और उस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने जस्ट ऑब्जर्व किया। तो अपने सराउंडिंग जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ऑर्गेनिक में आप डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से जो कुछ भी आप हासिल करते हैं वही आपका साइंस है। तो साइंस के बारे में लिखा गया है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपके द्वारा गेन किया जाएगा वो हमारा साइंस है। अब यहां पर यह बात समझने की सख्त जरूरत है कि क्या हम एवरी ऑब्जर्वेशन को साइंस कहेंगे? क्या हम एवरी ऑब्जर्वेशन को साइंस कहेंगे? बिल्कुल नहीं। एवरी ऑब्जर्वेशन को साइंस नहीं कह सकते। कैसे? जैसे अभी देखिए कोरोना का महामारी चल रहा है। इस कोरोना के महामारी में बहुत सारे लोग कोरोना हो रहा है। सपोज दैट 10 पर्सन्स हैं जो मान लिया हिंदू धर्म को मानते हैं, 10 अदर पर्सन हैं जो मान लिया इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, और 10 अलग पर्सन हैं जो मान लिया क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। इस 10-10 पर्सन के 3 सैंपल को लिया, ये हिंदू धर्म को मान रहे हैं, ये मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं और एक क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं, और इस 30% को कोरोना हो गया। क्या हो गया? कोरोना। ये 10 पर्सन भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान हमारा कोरोना ठीक कर दीजिए। ये 10 पर्सन अपने अल्लाह से प्रार्थना किया, हे अल्लाह हमारे कोरोना को ठीक कर दीजिए। ये अपने यीशु से प्रार्थना किया कि हमारे कोरोना को ठीक कर दीजिए। सपोज दैट प्रार्थना किया और रिजल्ट आया 50%। 50% पेशेंट जो है प्रार्थना करने मात्र से कोरोना से ठीक हो गया। यहां भी रिजल्ट आया 50%, यहां भी रिजल्ट आया 50%। फिर इसी प्रोसेस को आपने फिर दोबारा 10% के अदर सैंपल पर किया, वो भी 10 हिंदू थे, 10 क्रिश्चियन थे, 10 मुस्लिम थे, वहां मान लिया 30% रिजल्ट आया। मतलब कोई रिजल्ट फिक्स नहीं है कि कितना % सक्सेस रेट आ रहा है कोरोना ठीक होने का। तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना किए और हम ठीक हो गए, और दूसरा भगवान से प्रार्थना किया वो ठीक नहीं हुआ,
तो इस ऑब्जर्वेशन को क्या हम साइंस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, इस ऑब्जर्वेशन को साइंस नहीं बोलेंगे। तो साइंस किस तरह के ऑब्जर्वेशन को बोलेंगे? वो ऑब्जर्वेशन जो आपके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंज ला दे, वो ऑब्जर्वेशन जो आपके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंज ला दे, उसको हम साइंस बोलेंगे। जैसे अभी बहुत फेमस इंजेक्शन आपका है रेमडेसिविर, जिसके बारे में आप बराबर पेपर में पढ़ते रहते होंगे। 10 पेशेंट कोरोना का है और 10 पेशेंट को रेमडेसिविर दिया गया। अब पाया गया कि सक्सेस रेट जो हमारा है वो 80% आ गया। फिर अगर 10%, मान लिया 10% हिंदू था, मान लिया 10% मुस्लिम है, उसको को भी रेमडेसिविर दिया गया और वहां भी सक्सेस रेट हमारा 80% आ गया। और फिर 10%, मान लिया 10% हमारा क्रिश्चियन है और इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के पर्सन को भी रेमडेसिविर दिया गया और यहां भी सक्सेस रेट मेरा आ गया 80%। मतलब रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जिसने हमारे सक्सेस रेट को इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा कोई प्रोसेस जो आपके सक्सेस रेट को इंक्रीज कर दे और सक्सेस रेट इंक्रीज करता हुआ ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप उस ऑब्जर्वेशन को साइंस के रूप में काउंट करेंगे। ये हमारा साइंस है। भगवान से प्रार्थना की और ठीक हो गए, वो साइंस नहीं है। या 10 बच्चा है, 10 को बुखार लगा और 10 अपने अपने दादी का जाकर पैर छुआ, दादी आशीर्वाद दी कि तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए पोता, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए पोता, और 10 में से 4 बच्चे का बुखार ठीक हो गया, तो क्या हम इसको साइंस बोलेंगे? नहीं। क्या वो दादी फिर दूसरे को आशीर्वाद देगी तो क्या सक्सेस रेट दोबारा वही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर 10 में 10 बच्चे को पैरासीटामोल का गोली दिया गया, कालपोल का गोली दिया गया और 10 में से 9 बच्चे बुखार से ठीक हो गए, फिर अगले नेक्स्ट 10 बच्चे को फिर दिया गया पैरासीटामोल, फिर 9 बच्चे बुखार से ठीक हो गए, मतलब एक सक्सेस रेट को इंक्रीज कर रहा है। दादी आशीर्वाद दे रही थी तो 4 बच्चा ठीक हो रहा था, 6 ठीक नहीं हो रहा था। 4 बच्चा क्यों ठीक हो रहा था? प्रत्येक हर बच्चे का डिफरेंट इम्यून सिस्टम होता है। बहुत सारा बीमारी जो है आपका इम्यून सिस्टम खुद ठीक कर लेता है, उसके लिए दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट के लिए आप मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन का एप्लीकेशन ही तो साइंस है। तो साइंस हम किस ऑब्जर्वेशन बोलेंगे? जहां पर आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दे, ऐसा प्रोसेस जो सिग्निफिकेंट चेंज ला दे, उस ऑब्जर्वेशन को हम साइंस के अंदर काउंट करेंगे। हाँ, साइंस में क्या है? एक प्योर साइंस है और एक साइंस है। तो साइंस में क्या है कि थ्योरी आप जो लॉ आप देंगे साइंस में और एक्सपेरिमेंट, ये दोनों जो है 100% अगर मैच करता है, अगर आपके द्वारा दिया गया थ्योरी और उस थ्योरी कोरस्पॉन्डिंग किया गया एक्सपेरिमेंट 100% अगर मैच करेगा तो प्योर साइंस है। और 100% मैच नहीं करेगा, 1-2 एक्सेप्शन आ गया, यानी कि उस थ्योरी में इंप्रूवमेंट करने की सख्त जरूरत है। यानी प्योर साइंस उस साइंस को बोलेंगे जहां पर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो। आप लाखों एक्सपेरिमेंट किए, उसमें एक एक्सपेरिमेंट आपके थ्योरी के अगेंस्ट आ गया, आपके थ्योरी के एक्सेप्शन में आ गया, यानी कि उस थ्योरी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उस थ्योरी में रिसर्च करने की आवश्यकता है। और प्योर साइंस में उस लॉ को काउंट करेंगे जहां पर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों 100% मैच करे। और जब दोनों 100% मैच करेगा तब कहेंगे ये प्योर साइंस है। तो हमारा जो फिजिक्स है वो प्योर साइंस है और हम लोग प्योर साइंस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं उसी का स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे आप मूव करते हैं, तो आप मूव करते हैं तो आप मूव क्यों करते हैं? ड्यू टू इनर्शिया। तो हल जो है पेड़ से ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो जो भी आप सराउंडिंग में देख रहे हैं उसी का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि इन साइंस मैक्सिमम मैच ऑफ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में आपका थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम मैच करेगा। एक्सेप्शन इन एक्सपेरिमेंट आर currently under research and newer better theory is being developed। अगर कोई एक्सेप्शन आता है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सेप्शन आता है, तो आपको न्यू थ्योरी डेवलप करने की सख्त जरूरत है और नए सिरे से रिसर्च करने की सख्त आवश्यकता है। हाँ, प्योर साइंस के बारे में बताया गया आपको भी कि आपका थ्योरी और एक्सपेरिमेंट अगर 100% मैच कर रहा है तो आपके द्वारा दिया गया जो लॉ है, जो थ्योरी है, वो प्योर साइंस के अंतर्गत आएगा। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द फिजिकल फेनोमेना रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अभी बताया गया था कि जो आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके फिजिकल फेनोमेना का जो आप स्टडी करते हैं वही स्टडी हमारा क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स एक प्योर साइंस है। फिजिक्स एक प्योर साइंस है। हाँ, अब है नेक्स्ट पॉइंट कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग जो है मैथ का यूज क्यों करते हैं। नीड्स ऑफ मैथ फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ की क्यों जरूरत है। तो फर्स्ट, टू वेरीफाई थ्योरी एंड टू फ्रेम लॉजिक ऑफ लॉ। मतलब फिजिक्स के थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए और फिजिक्स के लॉ को फ्रेम करने के लिए, फिजिक्स के लॉ को फ्रेम करने के लिए। जैसे आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया गया तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो ये लॉजिक हो गया। लेकिन इस लॉजिक को आप फ्रेम कैसे करते हैं। इस लॉजिक को आप फ्रेम करते हैं इस तरह से, A इक्वल टू एफ वाई एम, ए इक्वल टू एफ वाई एम। मतलब नेट फोर्स वेक्टर और ये एक्सेलरेशन वेक्टर, ये दोनों आपने इक्वल जैसे ही किया है तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका यूनिट वेक्टर और फोर्स का यूनिट वेक्टर दोनों आइडेंटिकल होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो आपने जो लॉजिक दिया कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा। इस लॉ को आपने मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा क्या किया, फ्रेम किया। तो अगर आप किसी लॉ को फिजिक्स में देते हैं और उसको मैथमेटिकली फ्रेम नहीं करते हैं तो उस तरह को लॉ नहीं हुआ, जस्ट लाइक फिलॉसफी हुआ। लॉजिक विदाउट मैथ इज जस्ट फिलॉसफी। जो लॉजिक विदाउट मैथ दिया जाए वो जस्ट फिलॉसफी है, वो फिजिक्स से नहीं है। फिजिक्स में जो भी लॉजिक दिया जाएगा उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा फ्रेम किया जाएगा। इसीलिए फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथ पढ़ेंगे और उस मैथ का एप्लीकेशन हम लोग मैकेनिक्स में करेंगे और फिजिक्स के अदर चैप्टर में भी करेंगे। विदाउट मैथ आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। जो बच्चे, खासकर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है, मैथ है नहीं, तो मैथ क्यों पढ़ें। अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स नहीं सीखेंगे। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैथ का है वो सभी को पढ़ना है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही विद्यार्थी, चाहे वो 12 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो। इस तीनों तरह के विद्यार्थी को फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको वेक्टर पढ़ना है, मैथ में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मैथ में आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ना है, मैथ में थोड़ा बेसिक नॉलेज डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया का चाहिए, और मैथ में आपको ट्रिगो पढ़ना है। थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ज्योमेट्री में चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ऐसा नहीं कि डीप नॉलेज। एक बेसिक नॉलेज आपको स्ट्रेट लाइन, ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये लॉग, ये सब का चाहिए। और इन सारे नॉलेज के द्वारा ही आप फिजिक्स के लॉ को
मैथमेटिक्स के रूप में फ्रेम कर सकेंगे। विदाउट मैथ फिजिक्स इज जस्ट लाइक फिलॉसफी। मैथ के बिना जो फिजिक्स है वो फिलॉसफी के तहत है। जस्ट एक भाषण आप दे रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन बता रहे हैं। इसलिए फिजिक्स के लॉ को फ्रेम करने के लिए मैथ की सख्त जरूरत है। हाँ, अब है, क्या हम लोग एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन को फिजिक्स बोलेंगे? नहीं, मैथ फिजिक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैथ्स को आप फील नहीं करते हैं, और मैथ का वो इक्वेशन जो फील आप मिला दे, जो ये बताए कि काउज क्या है और इफेक्ट क्या है, मैथ का वो इक्वेशन जो काउज एंड इफेक्ट को कोरिलेट करे, वो मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स के लॉ को वेरीफाई करेगा, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करेगा। मतलब जिस मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको काउज एंड इफेक्ट दोनों दिखे, वही मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करेगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है A = F/m, तो आप यहां कहेंगे कि काउज हमारा फोर्स है, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया, उसका इफेक्ट आया कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन आ गया। तो दिस इक्वेशन गिव्स लॉ ऑफ मोशन, ये मोशन के लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। और कोई बच्चा बोले कि सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिख देंगे m = F/a, इसमें क्या दिक्कत है? फिजिक्स के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिजिक्स के लिए ये मीनिंगलेस है। मैथ के लिए दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फिजिक्स के लिए बिल्कुल ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करने पर m आएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। यहां पर है कि एक साइड काउज है, एक साइड इफेक्ट दिख रहा है कि आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, इफेक्ट आया कि बॉडी एक्सेलरेट कर गया। अब फोर्स में एक्सेलरेशन डिवाइड किया तो उससे मास आ गया, फोर्स के द्वारा मास नहीं आता है, फोर्स के द्वारा मास आता नहीं है। तो मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन फिजिक्स के द्वारा, फिजिक्स के अनुसार ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। या कोई बच्चा ये लिखा F = ma, ये हमारा मोशन के लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फोर्स तो न्यूटन्स लॉ के देने के पहले भी था और उसके बाद भी है। जब न्यूटन्स लॉ नहीं भी आया था तो भी हम लोग फोर्स को जान रहे थे। तो न्यूटन्स लॉ जो है फोर्स को डिफाइंड करने के लिए नहीं दिया गया था, न्यूटन्स लॉ एक्सीलरेशन को डिफाइंड करने के लिए दिया गया था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स आ गया, बल्कि फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आया। आप जब बॉडी में फोर्स अप्लाई इस तरह करेंगे, जब कोई बॉडी पेन देखिए है, इस पेन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये पेन मूव करेगा। अब मूव करेगा तो एक्सेलरेट करेगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन हम देते हैं तो अगर फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स नहीं आया। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा जो है फिजिक्स के अनुसार वो A = F/m है। जैसे आप करंट में पढ़ते हैं कि I = ΔV/R, तो ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज के वजह से, किसी भी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज की वजह से करंट आपका उत्पन्न हुआ, करंट आपका प्रोपेगेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आया, करंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। तो ये हमारे काउज और इफेक्ट को दिखा रहा है कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी गेट करंट। तो ये हमारा फिजिक्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन कोई अगर ये लिखता है कि R = ΔV/R, तो ये हमारे फिजिकल ΔV/I, तो ये हमारे फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस, ऐसा कोई लॉ हमारे पास नहीं है। मतलब मैथ की इक्वेशन को इस तरह से फ्रेम करना है कि उस इक्वेशन में काउज और इफेक्ट आपको बिल्कुल विजिबल हो और उस काउज और इफेक्ट को आप फील करें। जब आप काउज और इफेक्ट को फील करेंगे तभी वो मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करेगा। जैसे आप कहीं पे लिखते हैं
सपोज आपने लिखा कि y इक्वल टू एक्स क्यू, तो जस्ट एक इक्वेशन है, इसका कोई मीनिंग आपका नहीं है। लेकिन आप ये लिखते हैं कि x इक्वल टू टी क्यू, तो आप ये कह रहे हैं कि टाइम और डिस्टेंस में हमारा ये रिलेशन है कि टाइम हमारा इस लॉस अगर इंक्रीज करेगा तो इस रिलेशन के अनुसार हमारा डिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज करेगा। टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो 2 का क्यू हम 8 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये जो है आपको फील दे रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि टाइम के चेंज के साथ कैसे आपका डिस्टेंस चेंज कर रहा है। लेकिन यहां पर कोई फील आपको नहीं आ रहा है, यहां पर कोई फिजिकल फीलिंग आपको नहीं आ रहा है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई फीलिंग नहीं होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन जस्ट इक्वेशंस है, लेकिन उस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब आप कॉज और इफेक्ट के साथ प्लेस करते हैं तो उसमें फील आता है, और उसी फील को हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको और वही हमारे लॉ को फ्रेम करता है, यही हमारे लॉ को फ्रेम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ना संभव नहीं है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा बेसिक मैथ का क्लास कंपलसरी रूप से करेंगे। बेसिक मैथ्स में क्या बताया जाएगा? वेक्टर, जिसके बिना आप फिजिक्स का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एवरी कैलकुलेशन इन काइनेमेटिक्स एंड फोर्स इवन रोटेशनल मोशन वेक्टर के द्वारा ही होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह यूज में आपको आएगा। विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप काइनेमेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। ट्रिगोमेट्री डिफरेंट जगह साइन थीटा कॉस थीटा बराबर न्यूटन लॉ में आपको आता रहेगा। मतलब ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन लॉग उसका भी एप्लीकेशन हम लोग रेगुलर रूप से करते रहेंगे। तो ये सबका बेसिक नॉलेज आपको बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में दिया जाएगा। हाँ, इन सारे चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा कि आपका फिजिक्स में काम चल जाए। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। अब है कि फिजिक्स आप हमसे क्यों पढ़ें? एवरी लॉ, जितना भी लॉ हमारे द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, उन सारे लॉ को प्रॉपर क्वेश्चंस के द्वारा, प्रॉपर लॉजिक के द्वारा आपको हम फील करवाएंगे, मतलब आप महसूस करेंगे। जब तक आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को फील नहीं करेंगे तब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने का मतलब यह है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया है उसको आप महसूस करें, उसको आप फील करें, और उसी फील को लाने के लिए हमारी सख्त जरूरत है। हमारा 2 बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन का। एक बैच नीट के स्टूडेंट जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक बैच जेईई मेंस एडवांस के लिए। जो बैच जेईई मेंस एडवांस के लिए है उसमें रिकमेंडेड बुक आपका है एससी वर्मा एंड यूरोडोव एंड डीसी पांडे। इस 3 बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। डीसी पांडे की बुक को फॉलो करेंगे, एससी वर्मा को फॉलो करेंगे, और विशेष रूप से यूरोडोव को फॉलो करेंगे। क्यों यूरोडोव का बुक जरूरी है आपके लिए? क्योंकि जेईई एडवांस का जो प्रॉब्लम होता है वो लेवल का प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में, और उसको सॉल्व करने के लिए यूरोडोव लेवल की बुक को बनाना सख्त जरूरी है। अगर आप उसको नहीं बनाते हैं मतलब फिजिक्स में बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन करेंगे, उनका बैच सेपरेट रहेगा। उसमें डीसी पांडे की आवश्यकता नहीं है, उसमें यूरोडोव की आवश्यकता नहीं है, उसमें मैक्सिमम एससी वर्मा की आवश्यकता है। एससी वर्मा बना ले प्रॉपरली, वो सफिशियंट है। अगर आप प्रॉपर एससी वर्मा बनाते हैं 2 से 3 राउंड, तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि नीट में आपको 100% के अबाउट फिजिक्स में मार्क्स आएगा। मतलब 45 में 45 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत एवरी चैप्टर में मोर देन 100 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाएंगे। डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का जो उद्देश्य होगा आपको फिजिक्स सिखाना, आपको फिजिक्स फील करवाना। तो आइए हम देखते हैं कि किस ऑर्डर में आपका क्लास चलेगा, किस ऑर्डर में
चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे वेक्टर्स एंड बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, उसके बाद जस्ट 1 मिनट, उसके बाद जो हम लोग जो है काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। आफ्टर काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसका फ्रिक्शन, ये दोनों सेम लॉजी का चैप्टर है। फिर सर्कुलर मोशन, इसका यूज रोटेशनल बहुत ज्यादा है। वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल पढ़ने के बाद मैकेनिक्स को यहीं पर रोक देंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट, करंट आदि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक आफ्टर रोटेशनल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। ये चारों का एक पैकेट आपका है। इस पैकेट को हम कंटिन्यूअसली हम लोग इंड करेंगे। उसके बाद हम लोग वेव में जाएंगे तो एसएचएम, साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों लगातार पढ़ाया जाएगा। एसएचएम, साउंड, वेव ऑप्टिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक है। विदाउट एसएचएम आप साउंड पढ़ सकते नहीं है, तो ये एक टाइप का टॉपिक है। तो एसएचएम, साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बाद। फिर हीट, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, चूंकि वर्क पावर एनर्जी आप पढ़े हुए हैं, जिसको पढ़ने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और लास्ट में हम लोग ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोग का सिलेबस जो है इस ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। और इस ऑर्डर में आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो जो बच्चे फिजिक्स डीपली पढ़ना चाहते हैं वो आज ही रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें। और रीडरमेट ऐप में फिजिक्स के लिए धमाकेदार ऑफर है। ओनली 500 रुपीज में आप होल सिलेबस फिजिक्स का जेईई मेन, जेईई एडवांस के लिए और साथ साथ नीट के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप फिजिक्स सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसको फील करना है, उसको लर्न करना है। थैंक यू।